हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सब्जेक्ट गुरुजी। बच्चों, मैं हूं अनिल तिवारी और आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं कक्षा 6 की विज्ञान का चैप्टर 3 जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। बच्चों, पिछले 2 चैप्टर में हमने भोजन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे वस्त्र के बारे में। ठीक है, तो तंतु से वस्त्र तक, इसका मतलब ये है कि वस्त्र का निर्माण कैसे होता है और उसकी छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के और लास्ट तक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या क्या वस्त्र निर्माण में प्रयोग होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। बच्चों, आपने अपने घर में विभिन्न प्रकार के कपड़े देखे होंगे, वस्त्र देखे होंगे। कुछ आप पहनते होंगे, कुछ आपके मम्मी पापा घर वाले, कुछ और भी यूज में आते हैं। जैसे आप लोग शर्ट पैंट पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, बुजुर्ग लोग साड़ी पहनती हैं और सलवार सूट वगैरह लड़कियां पहनती हैं, मम्मी लोग पहनती हैं। और घर में यूज होते हैं जैसे बेडशीट वगैरह है, चादर है, कंबल है, रजाई है, ये सारी चीज़ें। तो आपने ये सारी चीज़ें देखी है अपने घर में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे जैकेट है, स्वेटर है, टोपी है। तो आपने कभी सोचा कि ये सारी चीज़ें किस चीज़ से बनती हैं और कैसे बनती हैं? अच्छा चलिए, इसको छोड़िए। आपने अपने घर वालों से ये कहते हुए तो सुना होगा कि ये कुर्ता सूती है, या ये रस्सी नायलॉन की है, या ये कंबल ऊनी है। ऐसा तो सुना होगा ना आपने, निश्चित रूप से सुना होगा ऐसा कहते हुए। तो यही आज हम पढ़ने वाले हैं, वस्त्रों में विविधता। ये जो विभिन्न प्रकार के वस्त्र हैं, ये कैसे बनते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग में आती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। हम इनमें से कोई भी एक कपड़ा ले लेते हैं। ठीक है, जो भी हमारे घर में कपड़ा है, मान लीजिए सूती कपड़ा है, सूती कोई भी रुमाल है मान लीजिए, उसको ले लिया हमने। ठीक है, और उसको कहीं से भी कैंची से कट कर लेते हैं, या कि फटी हुई है तो उसमें देखते हैं कि उसमें से कहीं पर एक छोर निकला रहता है। जब हम कट करते हैं तो वहाँ से एक छोर हमें निकला हुआ दिखाई देता है, जिससे बहुत सारे धागे निकले होंगे पतले पतले, या नहीं निकले हैं तो हम उनको नाखून की सहायता से या कि किसी पिन की सहायता से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पतली पतली संरचना होती है जिससे वस्त्र बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? धागा या तागा। ठीक है, समझ में आ गया ना तागा क्या होता है? जिस किसी भी चीज़ से हमारा वस्त्र बना होता है, जैसे रुमाल है, साड़ी है या कुर्ते हैं, तो उसमें जो धागा प्रयुक्त होता है या जो पतला सा एक संरचना होती है उस जिससे वो वस्त्र बनता है, उसको क्या बोलते हैं? तागा। क्लियर है? अब जानते हैं कि ये तागा किस चीज़ से बनता है। तो तागा किस चीज़ से बनता है? तंतु से बनता है। अब ये तंतु क्या होता है? तो तंतु वह चीज़ होती है जिससे हमारा तागा बनता है। वस्त्र किससे बनता है? तागा से बनता है। और तागा किस चीज़ से बनता है? तंतु से बनता है। ठीक है, जैसे आपने सुई में धागा डालते समय देखा होगा कि जब उसमें सुई में धागा डालते हैं हम, तो उसमें वो जाता नहीं है, फिर हमको कैंची से कट करना पड़ता है तब वो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो पतली पतली संरचनाएं निकली रहती हैं। उन्हीं संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। यानी तागा जिन पतली लड़ियों से मिलकर के बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तंतु। क्लियर है? तंतु किसे कहते हैं? तागा जिन पतली लड़ियों से मिलकर के बना होता है उसको क्या बोलते हैं हम? तंतु। ठीक है, उदाहरण के लिए हम चित्र में देख सकते हैं। ये चित्र देखिए, जैसे ये हाथ में क्या है? तागा है और
तागे में ये जो संरचनाएं आपको निकली हुई दिख रही हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? तंतु बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब ये जो तंतु होता है ना, ये तंतु दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक प्राकृतिक तंतु और दूसरा है संश्लिष्ट तंतु या संश्लेषित तंतु। प्राकृतिक तंतु क्या होता है? जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है या प्रकृति में पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक तंतु। अब प्रकृति में कैसे पाया जाता है? मतलब जो मतलब जिसे बनाना नहीं पड़ता है, जैसे यानी कि जो प्राकृतिक वस्तुओं प्राकृतिक चीज़ों से मिलता है, जैसे कि जंतुओं से या पौधों से। सीधे सीधे आप मान लीजिए, जो जंतुओं से या पौधों से मिलता है वो क्या होता है? प्राकृतिक तंतु होता है। ठीक, समझ में आ गया? जैसे ऊन है, ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? हमको जानवरों से मिलता है। रेशम है, रेशम भी जानवरों से मिलता है। ठीक है ना? ऊन भेड़ बकरी इत्यादि से मिलता है। और जो है तो रेशम वो कोकून से मिलता है, रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? तो जंतुओं और पौधों से जो तंतु प्राप्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक तंतु। अब अगला आता है संश्लिष्ट तंतु। संश्लिष्ट तंतु क्या होता है? ऐसे तंतु जिनका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है उनको क्या बोलते हैं? संश्लिष्ट तंतु। इसमें आता है पॉलिस्टर, नायलॉन या एक्रिलिक जैसी संश्लेषित तंतु आते हैं। क्लियर है? तो प्राकृतिक और संश्लेषित तंतु समझ में आ गया। ठीक है, अब प्राकृतिक तंतु में चलते हैं। प्राकृतिक तंतु कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है पादप तंतु और दूसरा होता है जंतु। यानी जो पादप से प्राप्त होता है वो पादप तंतु और जो जानवरों से प्राप्त होता है वो जंतु तंतु। तो पादप से प्राप्त होने वाले कुछ तंतुओं को हम जानते हैं। ठीक है, उनके बारे में जान लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में? रुई के बारे में। रुई आपने सभी ने देखी होगी अपने घर में, गद्दा रजाई वगैरह में और तकिया वगैरह में यूज होती है। ठीक है ना? सभी ने देखा होगा। कभी आपने रुई खींच करके देखी है? आप अच्छा चलो बताइए रुई कहाँ से आती है? आपने कभी मन में विचार किया है या अपने घर वालों से कभी पूछा है या देखा है कि रुई कहाँ से आती है? रुई कहाँ से आती है? खेतों से। रुई जो है तो खेतों में उगाई जाती है। कैसे? कौन से पौधे से? कपास के पौधे से। किससे प्राप्त होती है रुई? कपास के पौधे से। ठीक है ना? अब कपास कहाँ पाया जाता है? तो कपास ऐसी जगह में उगाया जाता है जहाँ की मिट्टी काली होती है और जलवायु उष्ण होती है, अर्थात गर्म जलवायु होती है। तापमान जहाँ का अधिक होता है उस एरिया में कपास की खेती की जाती है। ठीक है? कपास का जो फल होता है उसको क्या बोलते हैं? कपास गोलक। कपास गोलक एक नींबू के जैसी संरचना होती है। नींबू के बराबर के आकार के जो है तो इसके बीज फरते हैं और जब इसके बीज टूट करके परिपक्व होने के बाद टूट करके और खुल जाते हैं तो कपास के तंतुओं से ढके बिनौलों यानी कपास बीज को हम देख सकते हैं। ठीक है? और जब ये जो है तो बीज खुल जाते हैं तभी हम ये जानते हैं कि हमारी कपास की फसल तैयार हो चुकी है। और जब ये कपास के जो है तो गोलक खुल जाता है तो क्या होता है? उसके अंदर जो है हमें रुई मिलती है जो कि बिल्कुल सफ़ेद कलर की होती है। और खेतों में तो जब ये खुल जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि यहीं बर्फ़ पड़ गई हो। ठीक है ना? कुछ इस तरह से, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, इस तरह से हमारा खेत दिखाई देने लगता है। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ इसमें और जानने वाली है। कपास तो हमने जान लिया कि रुई जान लिया कि रुई कहाँ किससे प्राप्त होती है? कपास से। ठीक है ना? अब कपास जो है वो किससे प्राप्त होता है? कपास जो है तो कपास गोलक से रुई मिलती है। यानी कपास के पौधे में जो कपास गोलक होता है
उसमें से रुई निकलती है, ठीक है ना। अब एक शब्द आता है कि रुई को प्राप्त कैसे किया जाता है, कपास से अलग कैसे किया जाता है। तो उसकी एक विधि होती है, उसको बोलते हैं कपास ओटना। क्या बोलते हैं? कपास ओटना। अब कपास ओटने की दो विधियां होती हैं। एक तो होती है कि हस्तचयन विधि, यानी हाथ से जो है तो रुई को बीजों से अलग करते हैं, यानी बीज और रुई दोनों अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरी आजकल जो प्रयुक्त होती हैं वो क्या है? मशीनी विधि, यानी मशीन से अलग कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो कपास के जो है तो कपास के बीजों को जो है तो रुई से कपास के बीजों को अलग करने की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या बोलते हैं? कपास ओटना कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब एक चीज और जान लेते हैं जो पादप तंतु में आती है, वो क्या है? जूट। जूट से भी हमें जो है तो पादप तंतु प्राप्त होता है। जूट को हम पटसन भी बोलते हैं। पटसन का पौधा होता है, एक लंबा लंबा पौधा होता है, कुछ इस तरह का, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। इस तरह से पटसन का पौधा होता है, और इसको जो है तो जब ये फूलने लगता है तब इसकी कटाई कर लेते हैं, और इससे जो है तो पटसन के निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसको जो है तो पानी में बहुत दिनों तक डुबा करके रखते हैं, जिससे जो है तो गल जाते हैं, इसके तने गल जाते हैं, और जब तने गल जाते हैं तो इसको जो है तो हाथ से छील लिया जाता है, अर्थात पृथक कर लिया जाता है, और उसकी जो तने की लकड़ी होती है वो अलग हो जाती है, और इसके जो तागे होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और इन जो तंतु होते हैं अलग हो जाते हैं, और फिर इन तंतुओं को जो है तो इन्हीं तंतुओं से फिर जो है तो तागों का निर्माण कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे क्या है? सूती तागे की कताई जान लेते हैं कि सूती तागे की तगाई कैसे करते हैं। सूती तागे की तगाई करने के लिए क्या करते हैं कि हाथ में रुई पकड़ते हैं, एक हाथ में रुई पकड़ते हैं, और दूसरे हाथ के अंगूठे और तर्जनी की सहायता से जो है तो रुई को चुटकी में भरते हैं, और इस धीरे धीरे रुई को बाहर की ओर खींचते हैं, जिससे और इसके रेशे जो बनते हैं उसको लगातार ऐंठते जाते हैं। इससे जो है तो सूती तागे की कताई हो जाती है, ठीक है। तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया जो होती है, यानी जो हमें तंतु प्राप्त हुए हैं इनको तागों में परिवर्तित करने की जो विधि होती है उसको क्या बोलते हैं? कताई बोलते हैं, ठीक है। अब कताई करने के लिए बहुत सारी विधियां प्रयुक्त हो जाती हैं, बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो प्रमुख रूप से हमारे भारत में प्रयोग की जाती हैं, एक होती है तकली और दूसरा होता है चरखा। दोनों का नाम आपने सुना होगा। चरखा का विशेष रूप से सुना होगा कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में इसका प्रयोग किया था, स्वदेशी वस्तुओं को प्रमोट करने के लिए। यानी स्वतंत्रता के समय जब हमारा देश आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तब क्या होता था कि अंग्रेज लोग जो है तो मिलों में मशीनों द्वारा बनाए गए विदेशी वस्त्र यहाँ पर लाते थे बेचने के लिए। तो महात्मा गांधी ने उसका विरोध करने के लिए चरखे का प्रयोग किया था, और लोगों को प्रेरित किया था कि हम चरखे द्वारा देसी विधि से और जो है तो अपने वस्त्र खुद बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या? कताई, ठीक है ना। अब कताई के बाद यह आता है कि वस्त्र का निर्माण कैसे होता है। कताई से हमें तागा तो प्राप्त हो गया, अब इस तागे से वस्त्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो वस्त्र निर्माण करने की दो विधियां हैं, कौन कौन सी? एक है बुनाई और दूसरी होती है कौन सी? सिलाई, ठीक है। बंधाई, ठीक है। तो तागे से वस्त्र निर्माण की बहुत सारी विधियां हैं, दो मुख्य रूप से हैं, बुनाई और बंधाई। तो बुनाई के बारे में जानते हैं। बुनाई का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो बुनाई कैसे होती है? बुनाई की भी बहुत सारी विधियां हैं।
और इसमें से कुछ विधियां जो हमारे भारत में प्रयोग में आती हैं बुनाई के लिए, वो हम जान लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इस तरह से भी हम लोग जो हमारे भारत में बुनाई होती है, तो ये हाथ से होने वाली बुनाई है। और दूसरी जो है इस तरह से करघे से होती है, इसको बोलते हैं हथकरघा। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, हथकरघा, इसकी सहायता से भी बुनाई होती है। और एक बुनाई जो होती है वो इस तरह से होती है, स्वेटर की बुनाई। जैसे आप लोगों ने घरों में देखा होगा मम्मी लोगों को स्वेटर बुनते हुए, तो इस तरह से भी बुनाई होती है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया आपको बुनाई कैसे होती है। इस तरह से होती है, एक ये पट्टी हो गई। जैसे चलिए मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ सरल भाषा में। जैसे ये हो गई, ये हो गई, इस तरह से, और फिर इसमें इस तरह से एक बुनाई इस तरह से हो जाती है। ठीक है ना, जैसा कि इसमें दिख रहा है। इसी तरह से और भी हो जाती हैं, बहुत सारी विधियां हैं। तो और एक ऊन वाली आपने देखा ना, ये इस तरह से होती है। ठीक है, इस तरह से हो गई बुनाई। चलिए अब आगे जानते हैं वस्त्र सामग्री का इतिहास। इतिहास में वस्त्र का निर्माण कैसे शुरू हुआ सबसे पहले, तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले आदि मानव के ज़माने में चलते हैं। आदि मानव के ज़माने में क्या होता था, पहले तो वस्त्र पहनते ही नहीं थे, ऐसे ही घूमते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जो है तो विकास होता गया मानव का, तो सबसे पहले वृक्षों की छाल और बड़ी बड़ी पत्तियाँ, जंतुओं के चर्म यानी जो है तो जंतुओं की त्वचा, समूर इत्यादि से अपने शरीर को ढकने लगा मानव। ठीक है ना, इसके पश्चात जब उसने खेती करना आरंभ कर दिया, तो क्या करने लगा, वृक्षों की पतली पतली टहनियाँ और पत्तों को जो है तो बुन करके और चटाइयाँ, डालियाँ, टोकरी इत्यादि बनाने लगा, और उसी से वस्त्र भी बनाने लगा। ठीक है ना, और जंतुओं के फिर और जब विकास हुआ तो जंतुओं के जो है तो बालों को आपस में ऐड करके उनसे ऊन बनाने लगा और उससे वस्त्रों का निर्माण करने लगा। ठीक है ना, फिर उसके पश्चात धीरे धीरे जो है तो रुई इत्यादि की खेती करने लगे, तो रुई से वस्त्र बनाने लगे। ठीक है, फिर रुई और एक फ्लैक्स नाम का भी पौधा होता है, उससे भी प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है, उससे भी जो है तो वस्त्र बनाए जाने लगे। इसके पश्चात जो है तो जब सिलाई का विकास हो गया, तो जो है तो जब तक सिलाई नहीं होती थी तो ऐसे ही जो है तो धागे बनाते थे और उनको आपस में जो है तो लड़ियाँ बना करके जोड़ करके और जो है तो अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग बनाते थे और फिर उनको जो है तो पहन लेते थे। फिर जब सिलाई का विकास हो गया तो उनको सिल करके और एक कंप्लीट कपड़ा जो है तो बनाने लगे उस, और जैसे साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ, पगड़ियाँ इत्यादि, इस तरह से वस्त्र बनने लगे। और इस प्रकार से जो है तो जितने प्रकार के सिलाई का विकास होने के बाद बहुत सारे वस्त्रों का विकास हो गया। जैसे आज हम लोग देखते हैं, शर्ट है, पैंट है, पजामा है, सूट है, कोट है, और पगड़ी है, टोपी है, स्वेटर है, जैकेट है, मफलर है, और भी बहुत सारी, जैसे धोती कुर्ता है। तो बहुत सारे परिधानों में अब विविधता आ गई है। ठीक है ना, जैसे खान पान में विविधता आ गई हम लोग देखते हैं, उसी तरह से वस्त्रों में भी बहुत सारी विविधता आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसमें जो मुख्य रूप से कुछ शब्द आते हैं उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए जान लेते हैं क्या है प्रमुख शब्द। रुई, रुई के बारे में जान लेते हैं। रुई क्या होता है, रुई कपास के पौधे से प्राप्त होने वाला एक प्राकृतिक तंतु है, जिससे तागे का निर्माण होता है और उस तागे से जो है तो वस्त्रों का निर्माण होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्या है, वस्त्र। वस्त्र जान लेते हैं। वस्त्र क्या होता है, वस्त्र
जो हम पहनने के लिए यूज करते हैं कपड़े, उनको क्या बोलते हैं? वस्त्र। वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है? तागों की सहायता से होता है, यानी तागों को आपस में जोड़ करके वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। ठीक है। तंतु क्या होता है? तंतु वह सूक्ष्मतम संरचना होती है जिससे तागे का निर्माण होता है। यानी वस्त्र बनाने के लिए जिन तागों का निर्माण होता है, उन तागों का निर्माण तंतुओं की सहायता से होता है। तंतु दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और संश्लेषित तंतु। प्राकृतिक तंतु जो जंतुओं और पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, और संश्लेषित तंतु जिनका मानव निर्माण करता है। ठीक है। फिर आता है कताई। कताई क्या होती है? कताई के द्वारा ही तंतु से तागों का निर्माण किया जाता है, अर्थात तंतुओं को तागे में परिवर्तित करने की विधि जो होती है उसको क्या बोलते हैं? कताई। फिर बुनाई। बुनाई क्या होती है? बुनाई जो है तागे को वस्त्र में परिवर्तित करने की विधि जो होती है वो क्या कहलाती है? बुनाई कहलाती है। ठीक है। और तागा क्या होता है? तागा वह होता है जिससे वस्त्रों का निर्माण होता है, अर्थात छोटे छोटे तंतुओं को मिलाकर के तागों का निर्माण किया जाता है, और इन्हीं तागों का उपयोग फिर वस्त्र बनाने में किया जाता है, वस्त्र निर्माण में किया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो अब जान लेते हैं हम सारांश। इस पाठ में हमने जो मुख्य चीज़ें जानी उसके बारे में जान लेते हैं। इस पाठ में हमने मुख्य चीज़ क्या जानी? हमने जाना कि वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर, इस प्रकार के वस्त्र होते हैं। और हमने क्या जाना कि वस्त्र तागों से बनते हैं, जिन्हें और तागों को तंतुओं से बनाया जाता है। और हमने क्या जाना? तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या संश्लिष्ट होते हैं। रेशम, ऊन और जूट ये कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर ये संश्लेषित तंतु है, संश्लिष्ट तंतु हैं। और हमने क्या जाना? रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। और हमने क्या जाना? तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। और हमने क्या जाना? तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब जान लेते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर। सबसे पहला क्वेश्चन जानते हैं, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, चलिए। नायलॉन, नायलॉन क्या होता है? नायलॉन संश्लिष्ट तंतु है। ऊन प्राकृतिक तंतु है। नायलॉन क्यों संश्लिष्ट तंतु है? क्योंकि इसका निर्माण मानव द्वारा लैब में किया जाता है। ऊन क्या है? ऊन का निर्माण जो है ऊन जो है तो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, भेड़ बकरियों से प्राप्त होता है। इसके पश्चात आता है रुई। रुई क्या है? रुई प्राकृतिक तंतु है, क्योंकि ये हमें कपास के पौधे से प्राप्त होती है। रेशम, रेशम क्या होता है? रेशम भी प्राकृतिक तंतु है, क्योंकि ये जो है तो कोकून से प्राप्त किया जाता है, रेशम कीट के कोकून से। ठीक है, तो ये जंतु से प्राप्त होता है, इसलिए ये प्राकृतिक है। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर क्या है? पॉलिस्टर संश्लिष्ट तंतु है, क्योंकि इसका निर्माण लैब में किया जाता है। और पटसन, पटसन क्या है? प्राकृतिक तंतु है, क्योंकि यह जो है तो पटसन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। ठीक है, तंतुओं से तागा बनता है, बिल्कुल सही है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। कताई जो है तो ये तागा बनाने की प्रक्रिया है, लेकिन ये वस्त्र निर्माण का ही एक हिस्सा है, इसलिए कह सकते हैं कि कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। जूट जो है तो हमें पटसन के पौधे से प्राप्त होता है, इसलिए ये असत्य है। ठीक है, वो जूट दूसरा होता है जो हमें नारियल से प्राप्त होता है। ठीक है, रुई से बिनौले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, सही बात है, ये सत्य है। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, सही बात है, सत्य है ये।
रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, ये असत्य है, क्योंकि रेशम तंतु हमें जंतु से प्राप्त होता है। और पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, ये भी गलत है, क्योंकि पॉलिएस्टर एक संश्लिष्ट तंतु है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान और खाली स्थान से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। पादप तंतु किससे प्राप्त किए जाते हैं? पटसन से, जूट से और कपास से। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, खाली स्थान और खाली स्थान जांतव तंतु है। जांतव तंतु कौन कौन से हैं? ऊन है और कौन सा है? रेशम है। ठीक है ना, तो रेशम और ऊन जांतव तंतु है। रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? रुई और जूट, रुई का कहाँ से प्राप्त होता है? रुई हमें कपास के फल से प्राप्त होता है, और जूट जो है तो पटसन के तने से प्राप्त होता है। ठीक है। नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। नारियल तंतु से बनने वाली जो दो वस्तुएं हैं उनको, नारियल वस्तु से क्या बनते हैं? बोरा का निर्माण होता है और चटाई वगैरह का भी निर्माण होता है। इसके अलावा रस्सी का भी निर्माण होता है। ठीक है। तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो तंतुओं से तागा निर्माण करने की प्रक्रिया क्या होता है? तंतुओं को जो है तो कताई के द्वारा तागे का निर्माण किया जाता है और फिर उससे वस्त्र का निर्माण किया जाता है तागों की सहायता से। ठीक है। क्लियर। तो इस तरह से आपका ये अध्याय समाप्त होता है। तो बच्चों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। खुद लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी इसको अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें और जान सकें और अच्छे नंबर ला सकें एग्ज़ाम में। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जो होती है उसको क्लिक करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उसको तुरंत देख पाएंगे और इससे लाभान्वित हो सकेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।